वीकेंड की सबसे बड़ी बहस, जोरदार चर्चा, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए आज के इस बड़े कार्यक्रम का। सबसे आगे मोदी, क्यों, कैसे और किस लिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी छलांग लगा ली है और बड़ी छलांग लगाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे मोदी जी को मैं भी थैंक यू करता हूं कि महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, इकोनॉमिक त्रासदी लाई। ये जो परिणाम करते हैं, क्या इंडियन परिणाम है? ये इटली का परिणाम नहीं है। ये वाला बताओ। ये वाला नहीं, ये वाला भी हमारे पड़ोसी है, वो भी पड़ोसी है। लड़ाई के बाद देश की स्थिति थोड़ी डगमगा जाए तो इतनी खुशी तो पाकिस्तानियों को भी नहीं होती जितनी इनको हो रही है। होना आ रहा है कि ऐसे लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? बेड़ा गर्क कईयों को रोना आ रहा है भाई। बेड़ा बंगाल में चुनाव जीतने के बाद कईयों को रोना आ रहा है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम का वीकेंड एडिशन। 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक इतिहास का शिखर छूने वाले हैं। वो सबसे ज्यादा वक्त तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक हेड ऑफ गवर्नमेंट रहने का शिखर वो पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। यह नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता और भरोसे का असर है, इंपैक्ट है कि मोदी के दौर में बीजेपी का राजनीतिक विस्तार भी अपने शिखर पर है। गोमुख से गंगा सागर तक 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश की करीब 72% आबादी बीजेपी शासित राज्यों में रहती है। क्या यही विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है? क्या इसी वजह से विपक्ष के मुद्दे, अभियान और नैरेटिव जनता के बीच वो असर नहीं छोड़ पा रहे हैं जिसकी उम्मीद रहती है? तो आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी वीकेंड की सबसे बड़ी बहस। जोरदार चर्चा, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए आज के इस बड़े कार्यक्रम का। मोदी सबसे आगे, क्यों और किस लिए। जून 2026, आज से ठीक 5 दिन बाद भारत का लोकतंत्र एक नए इतिहास का साक्षी बनने जा रहा है। और ये इतिहास बनने जा रहा है आजादी के 78 साल बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज होगा सबसे अधिक वक्त तक भारत का प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड। 10 जून को बतौर प्रधानमंत्री मोदी का 4399 दिन होगा और इसके साथ पिछले 74 साल से चल रहे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या महज आंकड़ों के टूट जाने का ये दिन है? क्या ये महज प्रधानमंत्री से अधिक दिन तक कुर्सी पर बने रहने का रिकॉर्ड है, या इसके मायने कुछ और हैं? भारत माता को एक ऐसा लाल मिला है जो भारत माता का पूरा जो तस्वीर है उसको बदलने का काम किया है। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। पिछले 78 साल में देश और दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। हालात बदल गए हैं, चुनौतियां बदल गई हैं, साथ ही बदल चुका है उससे निपटने के तौर तरीके। जब जवाहरलाल नेहरू ने देश का नेतृत्व संभाला तब भारत की आबादी लगभग 34 करोड़ थी। आज ये संख्या 146 करोड़ से ज्यादा है। पहले आम चुनाव में केवल 53 राजनीतिक दल मैदान में थे, जबकि 2024 के चुनाव में 744 दलों ने हिस्सा लिया। तब मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ के आसपास थी। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आबादी में बदल चुकी है और आज लगभग 100 करोड़ मतदाता हैं। यही नहीं, इतने साल में राजनीति का मिजाज भी पूरी तरह से बदल चुका है और इस मिजाज का मुकाबला करने का मोदी का ये 13वां साल है, जो विपक्षी भविष्यवाणियों के बीच निरंतर जारी है। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
10 जून 2026 की ये तारीख वाकई में एक आंकड़े के टूटने का दिन नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बहुत बड़े वैचारिक और रणनीतिक बदलाव का भी साक्षी बनने जा रहा है, क्योंकि मोदी के पिछले 12 साल के कार्यकाल में भारत ने जो हासिल किया वो कभी भी सोच के दायरे के परे है। ये वो 12 साल हैं जिसमें भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है। ये वो 12 साल हैं जिसमें भारत के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। ये 12 साल भारत में तकनीक और विज्ञान की श्रेष्ठता साबित करने वाले हैं। साथ ही 370 जैसे फैसले इन 12 सालों को सर्वश्रेष्ठ इच्छा शक्ति वाला साल भी बनाते हैं। कुल मिलाकर 10 जून की तारीख महज तारीख नहीं, एक मील का पत्थर है, जिसे कामयाबी के साथ हासिल करना अब शायद ही किसी के लिए मुमकिन हो, जबकि मोदी अब भी उस पथ पर अविरल चलते जा रहे हैं। तो स्वागत है आपका आज की चर्चा के अंदर। सही, सबसे पहले बता देते हैं आज की बहस का एजेंडा क्या है। प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद के मुकाबले विपक्ष में कौन है? क्या पीएम मोदी अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है, क्योंकि असम से लेकर ओडिशा तक, ओडिशा से लेकर बंगाल तक बीजेपी की सरकार है। गिरेगी मोदी सरकार, राहुल की भविष्यवाणी होगी साकार, या फिर हमेशा की तरह ये निकलेगा फुस्सी बॉम्ब? उसके अलावा चौथा बड़ा एजेंडा आज का ये है, क्या इंडिया अलायंस एकजुट रह पाएगा आने वाले दिनों के अंदर? ये चौथा बड़ा एजेंडा है। चलिए मेहमानों से परिचय कराते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता, नेता कांग्रेस पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। राजकुमार भाटी, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। सतीश के सिंह मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे राइट में और मेरे लेफ्ट में मेरे साथ है राजनीतिक विश्लेषक आनंद रंगनाथन। यानी लेफ्ट और राइट में दोनों दिग्गज हैं, तो यानी 3 नेता बनाम 2 राजनीतिक विश्लेषक। और जनता जनार्दन, मेरे युवा मित्रों का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हैं। सतीश के सिंह, शुरुआत आपसे करते हैं। देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है, राहुल गांधी के इस नैरेटिव से आप सहमत हैं या नहीं? एक लाइन में हाँ या ना। मैं इच्छा करता हूं कि ऐसी सुनामी ना आए। तूफान उन्होंने कहा था, तूफान तो इकोनॉमी में दिख रहा है। ओके, अगला, जैसा उद्धव ठाकरे शरदराव पवार के साथ हुआ, क्या वैसा ही बंगाल में ममता के साथ होता हुआ दिख रहा है? क्या घर का भेदी ही लंका को ढा रहा है, जैसा कहा जाता है पुरानी कहावतों में? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं, और यह और पार्टियों में होगा। और पार्टियों में होगा। अजय उपाध्याय, आपकी बारी है। कर्नाटक कैबिनेट के से मंत्री रामालिंगा रेड्डी का इस्तीफा, कांग्रेस में कला है या पार्टी का अंदरूनी लोकतंत्र? बताइए, कला है या अंदरूनी लोकतंत्र? देखिए, कर्नाटका में जो सत्ता परिवर्तन, मैंने एक तरह से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, तो नेतृत्व परिवर्तन होने में थोड़ी चीजें आपस में भी कुछ हो सकती है, उसको हम लोग सुधारेंगे। क्या आपको लगता है कि एक पिछड़े को मुख्यमंत्री हटाकर एक अगड़े को मुख्यमंत्री बनाना, आज की डेट में कांग्रेस के सारे अपर कास्ट के मुख्यमंत्री हैं, क्या आपको लगता है राहुल गांधी बात तो पिछड़ों की करते हैं लेकिन काम सिर्फ अगड़ों के लिए करते हैं, मुख्यमंत्री सिर्फ अगड़ों को बुलाते हैं? हाँ या ना? देखिए, हाँ या ना? अरे हाँ या ना क्या क्या बात कर रहे हैं? तो क्वेश्चन ही ऐसा आपने बनाया है। इसमें देश के हित में और राज्य के हित में जो है वो राहुल गांधी, मतलब पिछड़े राज्य देश के हित में नहीं है। इसमें अगर हमने अगर पिछड़ा सोचा ही नहीं है, करते हैं कि सब पिछड़ों को आगे करें, जब अपनी बारी आती है तो एक मुख्यमंत्री पिछड़ा नहीं बनाते। दिस इज अ हार्ड फैक्ट। अच्छा ठीक है, अब अगला सवाल संसद में आपसे, बोनस सवाल आपसे। संसद में डीएमके का कांग्रेस के साथ ना बैठने का फैसला सही है या गलत है? भाई, डीएमके का अपना फैसला है, वो लोकतांत्रिक पार्टी है, वो स्वतंत्र है जो डिसीजन ली है। ठीक है, अब राजकुमार भाटी, दीदी का किला दरकना, ये बीजेपी की चाणक्य नीति है या ममता बनर्जी का अति आत्मविश्वास? नहीं, इसमें ज्ञानेश कुमार जी का काफी सहयोग। अच्छा, क्या आप मानते हैं कांग्रेस ने तमिलनाडु में जैसे किया वैसे ही एसपी के साथ, यानी आपके साथ भी हो सकता है, जो रिलेशनशिप था वो अचानक एक रात में सिचुएशनशिप बदल गया, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? हाँ या ना? सच बताइएगा, दिल पे हाथ रखकर। उत्तर प्रदेश में ऐसी परिस्थिति आएगी ही नहीं। मतलब आप कह रहे हैं आप हारेंगे नहीं और ये आपको जाने नहीं दे? हमारी सरकार बनेगी। गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति सपा के समर्थन के बगैर रायबरेली अमेठी नहीं जीत पाएगा। ठीक है, मेरा अब आनंद रंगनाथन, 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड कार्यकाल होगा। मोदी ब्रांड की मजबूती है या मजबूत विपक्ष की सबसे बड़ी नाकामी? मजबूती
मोदी की मजबूती है? दोनों दोनों। ओके, विपक्ष की भी नाकामी। विपक्ष है ही नहीं, हम है विपक्ष। ओके, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ममता दीदी की दूसरा टीएमसी सवाल, टूट रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी इस खेल में तोड़ रही है? देखिए, कोई कुछ नहीं कर रहा है। जो कुछ हो रहा है वो अपने आप कर्मों की गति से हो रहा है। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। ओके, अगला सवाल, क्या आपको लगता है पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक मुद्दा है, खासतौर पर युवा जनरेशन? देखिए, हाँ या ना? भारतीय जनता पार्टी का यह मुद्दा नहीं है, नहीं, यह देश के सामने का मुद्दा है, देश के युवाओं का लिए। मुद्दा है, और यह सरकार का मुद्दा है, इसलिए इसका पार्टी से कोई संबंध नहीं। क्यों? सरकार आपकी है भाई। अरे भाई, पार्टी का विषय नहीं है। सरकार तो आपकी है। सरकार, बिल्कुल, यह सरकार का मुद्दा है, यह पार्टी का मुद्दा नहीं है। आपका यह एनडीए सरकार, नहीं, आपका ये एनडीए सरकार, तो सरकार इस पे संवेदनशील भी है और सरकार इस पे चिंतित भी। पर ये सबसे कमजोर कड़ी है आज की डेट के अंदर। पार्टी का मुद्दा नहीं है भाई। पेपर लीक सबसे कमजोर कड़ी है। देखिए, ये इस समय एक संवेदनशील विषय है, और यह सिर्फ उसके लिए नहीं, हर युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए अच्छा जवाब दिया आपने कि हर युवा के भविष्य से जुड़ा सवाल है, संवेदनशील विषय है। नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं। देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं। क्या आपको लगता है यह कितनी बड़ी बात है? देखिए, यह तथ्य पूर्णता सही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी लंबी छलांग लगाने जा रहे हैं। यह अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी छलांग लगा ली है और बड़ी छलांग लगाने के लिए जा रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? साहब, इन 12 वर्षों में हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बन गए, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाले दुनिया के नंबर 1 के देश बन गए, डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 के देश बन गए, और चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश बन गए। बदलाव अगर आप उसको पूरी तरह देखें, धारा 370 खत्म हुई वो तो छोड़िए। जब 2014 में आए तब रामलला टाट में थे, माफिया सब ठाट में थे। अब रामलला दिव्य मंदिर में आसीन हैं और माफिया लुटे पुटे दीनहीन हैं जी। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए और तब से आज तक पूरे दुनिया में भारत की छवि में ये और एक और बदलाव आया। राहुल गांधी जी चॉकलेटी युवा नेता से अधेड़ दाढ़ी वाले मतलब वो सद्दाम हुसैन टाइप दाढ़ी वाले नेता में बदल गए। यूपीए उठा, खत्म हो गया, इंडी आया, खत्म हो गया, पता ही नहीं लगा। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। जी। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, यानी 44, 52 और 99, मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। जी, अजय उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री मोदी नेहरू जी के रिकॉर्ड को बीट कर देंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक सवाल आपसे आज बनता है, 25 साल से नरेंद्र मोदी, 25 से भी ज्यादा साल से नरेंद्र मोदी एक हेड ऑफ गवर्नमेंट है, पहले गुजरात के, अब देश के बतौर प्रधानमंत्री 12 साल। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी रणनीति नहीं बदली? आप तब भी एक तरह से जिस रणनीति पे काम कर रहे थे, आज भी उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि वक्त का तकाजा है, अपनी नीति रणनीति बदलनी पड़ेगी मोदी के खिलाफ? हाँ, पहले तो आपने जो बात रखी है, शुभकामना मोदी जी को कि वो 12 साल पूरा करने जा रहे हैं। उतना साल पूरा करने जा रहे हैं, तकरीबन उतने ही साल पंडित नेहरू देश की स्वतंत्रता के लड़ाई के लिए जेलों के सलाखों में रहे, अंग्रेजों से लड़ने के कारण, और देश की स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई। तो मुझे लगता है जितने दिन की प्रधानमंत्री पद की अभी मोदी जी की उम्र हुई है प्रधानमंत्री पद की, उतना ही तकरीबन जो है वो जेल में रह करके देश की आज़ादी के लिए देशभक्ति दिखाया। जब नेहरू जी को मिली थी ये देश का सत्ता 1947 में, इंडिया जीडीपी कितना था? केवल 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और जब 2014 में मोदी जी को हमने दिया था, छोड़ा था, तो 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमने इनको दी थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब उस समय हमारी थी, जब हम देश स्वतंत्र हुआ था, तो मात्र जो है 32% थी। और जब मोदी जी को 2014 में मिली थी तो 68 वर्ष की थी। लिटरेसी रेट उस समय मात्र 12% थी, और जब मोदी जी को हमने छोड़ा तो 74% हमने दिया। इसके अलावे नेहरू जी ने IIT, एम्स,
ये सारे इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया, बनाया, उसको बना करके दिखाया भारत को और देश को। जिस आईआईटी और एम्स की परीक्षा नहीं ये सरकार करा पा रही है शुद्ध से, बनाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, परीक्षा भी नहीं करा पाई। और देखिए कैसे 50 लाख तक तकरीबन सीबीएसई और नीट के विद्यार्थियों की हालत देख लीजिए कि क्या हाल हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। शायद आप भी रिपोर्ट कभी कभी कर देते होंगे, करते हैं ना कभी कभी, उस पर तो डिबेट किया होगा नीट वाले पर। बिल्कुल हाँ जी जी, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी का हाल देखिए आप। अब इसरो बनाया, आईआईटी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर के, और 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोगों ने मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में दी थी, उसका नतीजा है कि देश की बुनियाद हम लोगों ने मजबूत की और देश की सार्वजनिक संपत्ति, जो जनता की संपत्ति पैदा करने का काम भेल सेल किया, उसको ये सरकार एक ही काम की 14 के बाद से 12 वर्षों में सबको बेचने का काम की। ऐसे मोदी जी को मैं भी थैंक यू कहता हूं कि महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, इकोनॉमिक त्रासदी लाई, और देख रहे हैं पेट्रोल डीजल, खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल 100 पार कराया। इसके लिए थैंक यू। 3 मिनट हो गए आपको अपनी बात रखते हुए। आपने बोला श्वेत क्रांति लेके आए, हरित क्रांति लेके आए और सारी क्रांतियां लेके आए। एक और क्रांति नेहरू जी लेके आए, पारिवारिक क्रांति। पारिवारिक क्रांति भी लेकर आए नेहरू जी, और नेहरू जी पारिवारिक क्रांति लेके आए, इंदिरा जी आई, उसके बाद राजीव जी आए, सोनिया जी आई, राहुल जी आए, सब आए, पारिवारिक क्रांति भी आई। लेकिन 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 क्या आपको लगता है, जो बात एज ए पत्रकार किया है, 10 सेकंड आपको हाँ बिल्कुल, पारिवारिक क्रांति चश्मा निकालिए। नेहरू जी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बना था? कौन बना था? लाल बहादुर शास्त्री। बताइए ना। लाल बहादुर शास्त्री से इंदिरा जी चुनाव जब नहीं रहे, उसके बाद में चुनाव हुआ कांग्रेस में, और चुनाव सिंडिकेट की लड़ाई में इंदिरा जी जीत के आई। अब आपने मेरे मुंह में हाथ डाला है तो जवाब पूरा सुनना पड़ेगा। इजाजत दीजिए ना अजय जी, इजाजत दीजिए। अब आपने मेरे मुंह में हाथ डाला, आपने बोला अब मैं पत्रकारिता का धर्म पूरा निभाता हूं। मैं बिल्कुल बोला, इन्होंने बोला, सही कहा इन्होंने, डॉक्टर उपाध्याय ने बिल्कुल सही कहा कि नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बाद सिंडिकेट इंडिकेट की लड़ाई में इंदिरा गांधी बनी, और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद रातों रात राजीव गांधी बिल्कुल राजनीति में नहीं थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, हमने देखा। और राजीव गांधी जब दोबारा चुन के आए तो सहानुभूति की लहर में चुन के आए। उसके बाद अब मैं आता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, वो सोनिया गांधी जी की अनुकंपा पर बने, पार्टी चाहती थी सोनिया गांधी बने, लेकिन वो उनकी अनुकंपा पर बने। और एक और बात, पंडित नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बने? किसी कांग्रेस ने नहीं चुना था पंडित नेहरू को, कांग्रेस ने नहीं चुना था। कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था, लेकिन महात्मा गांधी की अनुकंपा पे बने पंडित नेहरू। ये हार्ड फैक्ट है। ओके डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं कोट करता हूं आचार्य कृपलानी की किताब, अरे इंडिया फ्रीडम पर है उनकी किताब, और बहुत फेमस किताब है। उस किताब के 217 पेज पर आप उठा के देखिए, कोई चुनाव प्रधानमंत्री के पद की नहीं थी। कार्यकारिणी जो है हमारी सीडब्ल्यूसी, कौन लीड करेगा? चुनाव थी, और उस समय सबसे बड़ा नेता गांधी थे। अब आप ये बोल के फंस गए। गांधी ने जिनको चुना, सुधांशु जी अब आपके पास है। सुनिए, आचार्य कृपलानी की किताब का नाम था माई डेज विद गांधी, और वो हुआ ये कि जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो कहा गया कि अब नया अध्यक्ष चुन लीजिए, जो अध्यक्ष होगा कांग्रेस का वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा। अब इनकी बात का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। नेहरू जी जेल में रहे, जलवाए जलाल से रहे, अहमदनगर फोर्ट में रहे, जहां पर कि खाना बनाने के लिए खानसामा भी था, प्रेस करने के लिए धोबी भी था, किताब लिखने के लिए असिस्टेंट भी था, और तो और वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट खेलने के लिए भी था। यह सब लिखा हुआ है, और जेल में रहते हुए कितनी सारी किताबें लिख डाली उन्होंने, बड़े से बड़े वो हो गए, और जेल में रहते हुए भी बड़े जलवाए जलाल के साथ, अंग्रेज अफसरों के साथ मिलना जुलना सब कुछ चलता रहता था। ऐसी जेल भगवान सभी को नसीब करे तो समझ में आए। दूसरी बात, नेहरू जी 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने, 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बने, जिसका इन्होंने उल्लेख किया। और कृपलानी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब कॉपियां खोली गई, मतलब वो सारे राज्यों का, तो 16 प्रदेश कांग्रेस समितियों में से 1 वोट कृपलानी को, 1 वोट पट्टाभी रमैया को, और शेष सारे वोट सरदार पटेल को, 0 वोट नेहरू को। और यह मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम के आखिरी के 40 पेजों में भी लिखा हुआ है। यह दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में भी लिखा है। फिर उसके बाद क्या कहा गया, कृपलानी ने खुद लिखा कि मैंने गांधी जी की तरफ देखा, फिर मैंने कहा कि मैं अपना
कैंडिडेचर वापस लेता हूं और मैं अपना वोट नेहरू जी को ट्रांसफर करता हूं। भाई साहब, कोई चुनाव लड़ते समय अपना कैंडिडेचर वापस ले ले, वोट ट्रांसफर नहीं कर सकता। फिर मैंने पट्टाभी रमैया की तरफ देखा तो उन्होंने कहा मैं भी वापस लेता हूं। फिर सरदार पटेल की तरफ देखा, सरदार पटेल कुछ नहीं बोले। फिर गांधी जी ने एक चिट्ठी लिख के भेजी, सरदार पटेल ने पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कहा बापू मैं भी अपना कैंडिडेचर वापस लेता हूं। तो भारत के इतिहास में 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति। और जब 2 सितंबर 46 को प्रधानमंत्री बने तो तब से अंत क्या हुआ? तब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का हिस्सा था और बलूचिस्तान भी हिस्सा था। और उस समय हमारा जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ओमान तक कवर होता था। और उसके बाद जब नेहरू जी संभाले, उनके दौर में क्या हुआ? आधा पंजाब गया, आधा कश्मीर गया, आधा बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया। हम आज के दौर में आ जाते हैं और आज के दौर में आना इसलिए जरूरी है। मैं मॉर्निंग कंसल्ट की अप्रूवल रेटिंग देख रहा था और मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल लीडर की अप्रूवल रेटिंग में पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री मोदी 2021 में 70%, 22 में 71%, 23 में 76%, 25 में 75%, 24 में 78% और 26 में आज की जो हालिया का मई की रेटिंग है उसमें 70%। ग्लोबल रेटिंग्स में भी प्रधानमंत्री मोदी हमेशा 70% और उससे अब अभी आते रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं तभी तो चुनाव जीत रहे हैं? और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वो 1 साल में निपट जाएंगे। हो गया, अब अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा, बाद में बेशक काट लीजिए। ग्लोबल रेटिंग की बात कर रहे हैं मोदी जी का, मॉर्निंग कंसल्ट की जो ग्लोबल रेटिंग है अमेरिका ऑपरेट करता है। छोड़िए ना जी, मंगल ग्रह पर भी अभी यदि आप करवाइएगा ना सर्वे तो वहां भी मोदी जी आएंगे। सबसे विश्व की बड़ी पार्टी है। आप कहां चक्कर में है? कहां चक्कर में है? कोई नहीं है टक्कर में भाई मोदी जी के। मोदी जी का अब जाइए ना, अभी इटली में, अभी रोम में करा लीजिए मेलोडी पर, अब देखिएगा कितना प्यारा उनका रेटिंग है। मोदी नेता हैं, आप इतने बड़े मजाक भाई, मैं प्रशंसा कर रहा हूं। तो बोला ये चाय वाला जाकर चाय बेचे, वो चाय बेचकर वो चाय बेचते देश का प्रधानमंत्री बन गया। यही आपका थॉट प्रोसेस है। मोदी का मजाक उड़ाते आपको मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। आप जो है हर बात को मजाक ले लेते हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो कह रहा हूं मोदी जी वाकई वैश्विक स्तर के सबसे बड़े नेता हैं। अभी देखिए ट्रंप से भी बड़े नेता हैं। अलग बात है ट्रंप जब रोकता है कि करियर खराब कर दूंगा हूं तो मुंह चुप हो जाता है उनका। वो नेतान्याहू से भी बड़े नेता आज के डेट में है। जाते हैं तो देखिए उनको कैसा वो मिलता है, पीठ थपथपाते हैं, मेडल मिलता है। लेकिन होता क्या है देश का? 2 फैक्ट बोल देता हूं फिर बाकी इन्होंने कहा भाई हमारे से पहले भैया आपके पूर्वज कौन थे? कहां से बनी थी कांग्रेस? संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। और इनके पहले जरा 15-20 साल के अध्यक्षों के सही जर्मनी का कहां बात? अरे ये तो और सुनो भाई, अभी और कान खोल, आरएसएस जर्मनी से बनी थी। ये तो भाई अद्भुत ज्ञान देते हैं। डॉक्टर बल्लीराम हेडगेवार ने बनाई थी। क्या बात करने लगते हैं? डॉक्टर बल्लीराम हेडगेवार ने बनाई थी आरएसएस। इटली और जर्मनी। ये बताओ, हिटलर पावर में आया 1933, आरएसएस बनी 1925। गजब ज्ञान देता है भाई आदमी, गजब ज्ञान देते हैं। 1933 में हिटलर पावर में आया और असली में पावर। नहीं चलो हो गया। एक सवाल, केवल एक सवाल आपके में नहीं बोला। कृपया एक सवाल सुनाओ भैया। ये काली टोपी आरएसएस वाले पहनते हैं, क्या ये इंडियन टोपी है? ये जो परिणाम करते हैं क्या इंडियन परिणाम है? ये इटली का परिणाम नहीं है? ये इटली का क्यों दुनिया को बेवकूफ बना? अरे भैया इटली वाले तो इधर खड़े हैं। ये परिणाम इटली का परिणाम, भारतीय परिणाम तो ये है, भारतीय परिणाम तो ये है। अच्छा सुनिए भाई साहब, जरा ये वाला बताओ ये वाला प्रणाम नहीं, ये वाला भी हमारे पड़ोसी है, वो भी पड़ोसी है। ये वाला तो हमारा है, वो भी पड़ोसी है। वो आपको जब मिलेंगे, देखिए मैंने समझा, वो जब इनको मिलेंगे तो ऐसे वाला प्रणाम करेंगे, लेकिन जब अपने ध्वज को प्रणाम करते हैं तो ऐसे वाला प्रणाम करते हैं। वो ध्वज प्रणाम होता है, ध्वज प्रणाम होता है। वो अपने झंडे को प्रणाम करते हैं। पैंट क्या भारतीय पहनावा है? अब तो फुल पैंट क्या भारतीय पहनावा? जो हमारा तो धोती है, हमारा पहनावा। वैसे अब कोई बोले आपका जो लाल रंग है वो लेफ्ट वाला लाल रंग है, इनके पास ये लाल रंग लेफ्ट सब विदेशी। अब बोलिए, अब वो लेफ्ट वाला लाल रंग है तो क्या? ये क्रांति का रंग है। क्रांति का रंग तो भगवा था भाई। ना क्रांति का रंग तो भगवा था। मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। भगवा अध्यात्म का रंग है। फांसी पे डोला तो यही गाना बोला। भगत सिंह पहनते थे। भगत सिंह भगवा चोला डालता था, भगवा चोला था, सैफरन भगवा। अमीश ये लोग डिस्टर्ब करने लगे। मैं कहना चाहता हूं पहले 15-20 साल में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड रोज, विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूल। और 1910 में जिस साल सावरकर को 2 जन का कारावास दिया गया, उस साल कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न था।
जो सेक्रेटरी ब्रिटिश सरकार का और लेबर का एमपी था, गजब की लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेजों के सांसद और सेक्रेटरी के कदमों तले बैठे हुए थे और लड़ाई लड़ रहे थे। अब सर अपने टर्न पे बोलिए, आप सुनिए उसी कांग्रेस में हेडगेवार आरएसएस का। अरे भाई सुनिए, और मैं एक और बात कहता हूं, 1931 में गांधी इम्पैक्ट हुआ और 1931 के बाद 1947 तक 16 साल में विद द एक्सेप्शन ऑफ 42 एक आंदोलन बताओ। 1943-44 में जिस तरह से वो अकाल पड़ा और करोड़ों लोग मर गए, एक कांग्रेस आंदोलन क्या होगा बताओ। अब देखिए, शो को शुरू में मेरे 20 मिनट हो गए हैं, मुझे बाकी में मानो मैं आज के युग में आता हूं। क्या आपको लगता है मोदी का मजाक उड़ाकर, मोदी को नीचे दिखाकर विपक्ष क्या कवर अप कर सकता है, क्या मोदी को हरा सकता है? क्योंकि बीजेपी, नरेंद्र मोदी अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है। ओडिशा, बंगाल, इसके अलावा दिल्ली में 27 साल बाद सरकार, कहीं ना कहीं कुछ तो करा होगा मोदी ने। पॉलिटिकल दल के जो होते हैं वो तो 3-3 घंटे तक बोल सकते हैं, और जिस तरह से इन्होंने शुरू किया, मैं एक्चुअली इनसे शुरू करता हूं, क्योंकि अजय जी ने कहा ना, अब आप मेरी बात ना सर, आप ये 20 मिनट साफ तो करिए सर, 20 मिनट बोले वो एक्चुअल वाले। अब अगर 20 सेकंड भी ना बोलने दे तो भाई अब फिर ये समझ के, अब वही है, ये मुझे अभी डिबेट के अलग मिले थे, कह रहे घर पे मुझे बीवी बोलने नहीं देती है तो यहां बोलूंगा। क्या सुन ली। अब ये देखिए, अब ये आप ज्यादा पीड़ित लग रहे हैं इससे। मैं तो बचा हुआ हूं क्योंकि एक ही शादी हुई है। तो सुनिए, अरे सभी की एक ही हुई है भाई, यहाँ पर कोई दो वाला नहीं है। अच्छा देखिए, ये इनका इशारा अजय जी का देखिए कहाँ पे था। कह रहे हैं कि नेहरू जी, इन्होंने शुरू कैसे किया, 12-12 साल तक जेल में रहे, फिर उन्होंने कहा वाजपेयी जी एक बार भी जेल नहीं गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ब्रिटिश इंडिया में जो लीडर जेल नहीं गया, आप उसको अजय जी क्या कहेंगे? जो अंग्रेजों के साथ हाँ, देश विरोधी था और जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था सड़कों पर, वो देशभक्त था, बात खत्म। देशभक्त वो था जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था। अब बताइए, जो पूर्वज नहीं थे, अब सुनिए, पूर्वज जो है अंग्रेजों के साथ। अच्छा ठीक है, जवाब अंग्रेजों के साथ दोनों में अंतर है ये है ना। अब ये देखिए, वाइस रॉय के कैबिनेट में कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे, आजकर जेल नहीं गए। अगर हिम्मत है और नाम आपका वही है जो आपका नाम नेम प्लेट पे है, बता दीजिए कि अंबेडकर इज अ ट्रेटर। हिम्मत है बोलने की? पहली बात बताइए, सुनिए ना, कभी जेल गए अंबेडकर जी? कहा कि जो देश के हित में लड़ रहा था, जो अंग्रेजों के साथ था, लड़ रहा था, वाइस रॉय की कैबिनेट में कौन थे कि नहीं अंबेडकर? बताइए, थे उस समय तो बोलिए। मुस्लिम लीग तो के बोल साथ दीजिए, इनके नेता वहां पे सरकार चला रहे थे। अंबेडकर की बात करिए तो श्यामा ऐसे प्रसाद इधर मुखर्जी चला रहे थे। बोले मुस्लिम मैं डबल माइक लीग लेके आ रहा हूं आपके पास। बोले नहीं, ये गलत बोल रहे हैं ना। अम्बेडकर को आप देखिए, गाली दे रहे हैं। शांति अम्बेडकर को गाली देने की लोगों की आदत हो गई है। बात हमारी मोदी जी की और नेहरू जी की हो रही है, क्योंकि अब मेरा सवाल जो था उसको, क्या मोदी का मजाक उड़ा के ऑपोजिशन बड़ा हो जाएगा, स्पेशली कांग्रेस? पहली बात तो आप कह रहे हैं ना मोदी सबसे आगे है, सबसे आगे मोदी नहीं है, सबसे आगे राहुल है। उनके पीछे कोई नहीं है, वो अलग बात है। जो भाग रहा होता है वो सबसे आगे होता है। ये मोदी को जितनी भी गाली दें, इनको ये चीज समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी का बस एक ही वो रह गया है मकसद, कि ऐसे जीरो चेक कर लो सर, अभी 99 हार चुके हैं इलेक्शन, अभी आ जाएंगे 6 महीने में। लेकिन बात हो रही है आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की टर्म की, तो उसमें मैं एक डायलॉग, आपको भी बहुत अच्छी लगती होगी फिल्म मेरे नाम पे आनंद, उसमें क्या कहता है, बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। अब मोदी जी आगे 5 साल रहे, 10 साल रहे, कितने भी रहे, उन्होंने उस पीरियड में किया क्या वो हम देख रहे हैं, एज कंपेयर टू, वो भी भले आप कंपेयर ना करें नेहरू जी ने क्या किया। मैं उस पर हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज अगर हमारी इतनी बदतर हालत है तो उसमें मैं आधा ब्लेम जो है नेहरू जी को देता हूं। क्यों देता हूं? क्योंकि जब देश इंडिपेंडेंट होता है, एक्साइटमेंट होती है, देश को आगे ले जाना है, देश की जो पॉलिसीज होती हैं वो अगले 100 साल तक तय करती हैं देश कहां तक जाएगा। हमने चुना ही कम्युनिज्म को चुना, हमने चुना कैपिटलिज्म को हटा के सोशलिज्म को चुना। नेहरू ने खुद कहा आई हेट प्रॉफिट, प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। अगर हम फॉरेन पॉलिसी में आए, हमें सोवियत यूनियन ने, हमें अमेरिका ने कहा कि हम आपको सिक्योरिटी काउंसिल की सीट दे रहे हैं, नेहरू ने क्या कहा, नहीं पहले चाइना को दो, मुझे मत दो। ये नेहरू के खुद लेटर्स में है।
उसके बाद आप हर चीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। अब वो तो व्हाट्सएप है। पढ़ दूंगा। अब मेरे पास वन लाइन ऑन दिस। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं अजय जी की तरह कि सर हम अनपढ़ हैं, हम ये आपको लेकिन गाली जरूर देंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो देने दीजिए, उसमें बात नहीं है। अब मैं मोदी पे आता हूं। ओके अब मैं मोदी प्रोफेसर का ओके व्हाई मोदी इज मोदी। एक पेपर बताइए जो नेहरू को कहा दिया गया होगा कि यूनाइटेड मैं नेहरू का ही कोट करने का टाइम देंगे। हाँ बिल्कुल है ना, आप कोट करिएगा, लेकिन सतीश के सिंह के बाद जाता हूं मैं। सतीश जी उसके बाद माफी मंगवाइएगा। हाँ बिल्कुल आई कम बैक टू यू प्रोफेसर रंगनाथन, आई कम बैक टू यू। मैं आपके वापस आऊंगा। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी आज के राजनीति में, पॉलिटिक्स में एक बड़ा फैक्टर है? क्या आपको लगता है कि इससे इंकार नहीं किया जा सकता? और जिस तरह से पीएम मोदी का बढ़ता कद है, उसके सामने विपक्ष में कौन है? क्योंकि अब तो इंडिया अलायंस भी एकजुट नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी का कद बहुत बड़ा है और उनको राजनीतिक रूप से चुनौती भी शायद संभव न हो, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि 12वें साल में, और निर्बाध रूप से आप बोलने दीजिए कि 12वें साल में मोदी जी की सरकार 12 तरफ से कॉकरोच से घिर गई है, 12 तरफ से तिलचट्टे लग गए हैं। सरकार वो होती है जिसको सरोकार हो। अभी आनंद रंगनाथन जी ने कहा कि उस समय नेहरू जी ने फलाना चुन लिया, कम्युनिस्ट चुन लिया, चुना तो सोशलिस्ट था प्रोफेसर साहब, लेकिन अगर वो, अरे बीच में मत बोलिए, मैंने आपके मेरा नाम ले रहे हैं ना, है ना, तो आप तो मत लीजिए नाम, राहुल गांधी का लीजिए। मैं चुप हो जाता हूँ। बोलिए मैं कोट करूं, बोलिए, बोलवाइए उनसे, आपका चांस है, बोलिए। देखिए, सरकार वो सुनिए, रुक ही नहीं सकते। बोलने के अलावा इनको कोई काम नहीं आता है, समझे ना। देखिए, आज हम 12 तरफ से सेंटेंस राहुल गांधी में ज्यादा फिट बैठता है जी, हाँ बैठता होगा, लेकिन सबके साथ वही है, सबके साथ बैठता है, ये आप जान रखिए। ये कहे कि कैपिटलिज्म चुनते तो ज्यादा अच्छा रहता। अरे भाई, हम तो सुपर कैपिटलिज्म चुने हुए हैं, लेकिन 85 करोड़ जनता को आपको मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है। आप अर्थव्यवस्था कहते हैं, मैं इसको अनर्थ व्यवस्था कहता हूं। ये बेरोजगार व्यवस्था है। आज जो बेरोजगारी की पूरे देश में एक इमरजेंसी जैसी हालत है, बेरोजगारी की इमरजेंसी जैसी हालत। नई टेक्नोलॉजी आप एक करेंगे, आपको सब कोट करके देंगे, आप लोग का इलाज है मेरे पास। सुनिए, अरे नए ये लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी, मैं आपको एक यहां पर डेटा देता हूं। नए टेक्नोलॉजी में दुनिया में क्या है? एआई है, सेमीकंडक्टर है, भाई टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आदि रेयर अर्थ का भी एक उसमें एलिमेंट आता है। 135 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है पूरे दुनिया में, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके आनंद। लड़ाई के बाद देश की स्थिति थोड़ी डगमगा जाए तो इतनी खुशी तो पाकिस्तानियों को भी नहीं होती जितनी इनको हो रही है? रीजन नहीं बताएंगे कि डॉलर के प्रति इंडिया का रेट क्यों ऐसे कम हो रहा है? अब कौन डिस्टर्ब कर रहा है? अरे क्यों रोना चाहते हैं आप यहाँ पर? आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? रोना आ रहा है कि ऐसे लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? बेड़ा गर्क कईयों को रोना आ रहा है भाई। बेड़ा बंगाल में चुनाव जीतने के बाद कईयों को रोना आ रहा है। ओके सतीश जी, अब आप शांत होइए। आप राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है ये जो गिरेगी मोदी सरकार, या राहुल की भविष्यवाणी साकार होगी, या फिर यहां पर भी इंतजार रहेगा? क्योंकि राहुल गांधी भविष्यवाणी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, और मोदी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देखिए, दलिया जितना बिखर चुका, मुझे थोड़ा समय देना। आप काफी राय तो बिखर चुका है चौराहे पे। देखिए, सरकार तो सबकी बदलती है, कोई सरकार हमेशा नहीं रहती, तो ये बात सोचना ही बेकार है कि सरकार नहीं बदली जाएगी, वो तो बदली जाएगी। अभी मैं आनंद जी की बात से ही शुरू करना चाहता हूं कि बाबू मोशाया, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी जो अच्छी होनी चाहिए। तो जब नेहरू जी की और मोदी जी की तुलना करें तो ये ना देखें कि कार्यकाल किसका कितना रहा, ये देखें कि काम किसने बेहतर किया। हमारे भगत सिंह देश के लिए 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए, और वो हर भारतीय नागरिक के दिल में बसे हुए हैं, उनका हर भारतीय इज्जत करता है। हमारे सावरकर जी अंग्रेजों से माफी मांग के 83 साल तक जिए,
तो क्या सार्थक जिंदगी रही? 83 साल भी जी लिए तो क्या जी लिए? नेहरू जी ने जब देश संभाला था, पहला बजट हमें पता कितने का था? मात्र 197 करोड़। पता भारत की साक्षरता दर क्या थी? पुरुषों की 25%, महिलाओं की 7%। ऐसे खराब हालत में जब बड़े बड़े विश्व के राजनीतिक विश्लेषक ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि ये भारत केवल 10 साल टिक पाएगा और ये भारत टूट जाएगा, ऐसे बुरे समय में नेहरू ने इस देश को संभाला और उन्होंने इतने कम बजट में, इतने कम संसाधनों में क्या किया? भारत को आईआईटी दिए, आईआईएम दिए, भारत को एम्स जैसा संस्थान दिया, बेल दिया, भेल दिया, निर्गुट सम्मेलन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व किया और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब उसको विद्वता का प्रचारक है। और उनकी विशाल हृदयता यह थी कि उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी देश को दान कर दी। जो इलाहाबाद का आनंद भवन था वो देश को दे दिया और खुद सरकारी भवन में रहने लगे। तो नेहरू का क्या मुकाबला कर सकते हैं? उनकी देशभक्ति ये थी कि वो 11 साल देश जेलों में रहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए। तो नेहरू जी की विशाल हृदयता ये थी और नेहरू जी की योग्यता ये थी। चलिए, नेहरू जी तो बहुत बड़े थे। आज के युग में मोदी जी के मुकाबले विपक्ष का कौन सा नेता है? अखिलेश जी बेटर है या राहुल जी बेटर है? जी, अखिलेश जी बेटर है या राहुल जी बेटर है? या ममता दीदी पर आपका दाव? दोनों ही बेहतर है, दोनों एक दूसरे से बेहतर हैं, दोनों एक दूसरे से अच्छे हैं। नहीं, एक चूज करना है ना। हाँ, दोनों नेता तो एक ही हो सकता है। अब मोदी है तो मोदी नेता है ना, अमित शाह नेता नहीं है ना। सामूहिक नेतृत्व भी होता है, सामूहिक नेतृत्व, जैसे देवेगौड़ा जी के समय था, जैसे इंद्र कुमार गुजराल जी के समय था, सामूहिक नेतृत्व। हाँ, सामूहिक नेतृत्व था, बिल्कुल था। अब जो हमारे सुधांशु जी, देखिए एक जगह क्या बंगाल में क्या आ रहा है, ममता दीदी की तो पार्टी सुधांशु जी ने कुछ उपलब्धियां भी गिनवाई, मोबाइल में, ऑटोमोबाइल में, डिजिटल में। आप मुझे बता दें, हमारा कौन सा मोबाइल है जो देश में बन रहा है? हम जापान के और उसके आईफोन तक भारत में बन रहा है, कोरिया के मोबाइल बना रहे हैं, जापान के कोरिया के मोबाइल असेंबल कर रहे हैं हम, अमेरिका के, चाइना के मोबाइल असेंबल कर रहे हैं। हमारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है? क्या व्हाट्सएप हमने बनाया है? क्या फेसबुक हमने बनाई है? क्या हमने बनाया डिजिटल प्लेटफॉर्म? तो हम केवल कुछ भी बोलते हैं, हम ये कह सकते हैं यूपीआई वीजा को छोड़कर ऐसे बीच में दुनिया का सबसे बड़ा, आप तो ऐसे बीच में बोलते नहीं। आपको 3 मिनट हो गए, आपको 3 मिनट हो गए, आपको 3 मिनट हो गए, 30 सेकंड बोलने फिर आप बोलिएगा। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? फेसबुक हमारी है, इंडिया की है, एक्स इंडिया का है, व्हाट्सएप इंडिया का है। बताओ का है? नहीं, किसी का भी हो, हमारा तो नहीं है। यहूदियों का क्यों नहीं है? मैं बताऊं क्यों नहीं है? ये सवाल पूछकर कारण, अरे नेहरू जी ने नहीं बनाया इसलिए। एक सेकंड, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। आपने बोला क्या एक्स हमारा है? एक्स क्योंकि पहले ट्विटर होता था। क्या फेसबुक हमारा है? क्या व्हाट्सएप हमारा है? लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार को 12 साल हुए हैं। फेसबुक कब से है? एक्स कब से है? और व्हाट्सएप कब से है? यानी आप अपनी सरकार में जो सरकार अजय उपाध्याय जी उसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपने क्या करा। यूट्यूब कब से है? यूट्यूब कब से है? और एक इंटरेस्टिंग बात, राजकुमार भाटी ने बातों बातों में बोला जिस सरकार को ये समर्थन दे रहे थे, आपने उसी सरकार पे सवाल खड़ा कर दिया। आपने उपलब्धियों के मतलब पे सवाल खड़ा कर रहा हूं। यूपीआई की उपलब्धियों को अपनी मत गिनवाई है। ठीक है, लेकिन मैं ऑडियंस से सवाल लेता हूं। सवाल ओके, आप एक अपनी बात रखेगा। आपको क्या सवाल ये है कि इतनी देर से यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि पूरी दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा युवा है वहां पर इतने एग्जाम लीक हो रहे हैं। सीबीएसई का एग्जाम देख लीजिए सर, आप सीयूईटी का एग्जाम देख लीजिए, अभी नीट का एग्जाम लीक हुआ है। और सर एसएससी में भर्तियां कई महीनों बाद आती है। सर ऐसे कैसे चलेगा? हमारी युवाओं की कब बात होगी? ये युवाओं की बात कब होगी? एक तरह से ये भी एक बड़ा मैसेज है आपके लिए कि सत्ता के गुमान में गवर्नेंस को मत छोड़िए, क्योंकि मोदी जब 12 साल पहले आए थे तो उन्होंने बोला था मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। क्या आपको लगता नहीं है उस पर सवाल उठ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जो कुछ घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इस विषय पर सरकार न सिर्फ सतर्क है, सजग है, बल्कि संवेदनशील भी है। कार्रवाई भी हो रही है, जांच भी हो रही है। और सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से भी उस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। और इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। पेपर लीक ये होता है, पेपर यहां से छपा, सेंटर में गया, बीच में लीक हो गया। इस बार ऐसी स्थिति हुई कि पेपर सेटर्स ने पेपर लीक कर दिया। मतलब आप ये समझिए कि अगर जज जिसको जजमेंट देना है तब तक जजमेंट गुप्त रहता है और वही लीक कर दे, तो ये एक अलग विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है। मगर उससे भी कैसे निपटा जाएगा, अब उसके बारे में भी विचार हो रहा है। ओके, पॉइंट आपका सवाल क्या है और किसका सवाल है? मैं हाथ खड़ा करिए। स्क्रीन पे प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 4 प्रधानमंत्रियों का पिक्चर दिख रहा है, जिन्होंने कुल मिला के 293 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री
प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? क्या हमारे सबसे बड़ी लोकतंत्र देश को ये शोभा देता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सवाल नहीं लेते हैं? जवाब सुधांशु त्रिवेदी। सोनिया गांधी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? 4 से 14 प्रधानमंत्री नहीं रही। भाई सुनो, असली नेता कौन था? अब सुनो असली तो आप भी जवाब सुनिए, दीजिए ना, सवाल आया। ओके, सवाल आया। अब भाई साहब आप कान खोल के सुनो, आप बताता हूँ। सुनिए, मनमोहन सिंह, अब सुनिए अभी क्या तरीका है हर बात पे एकदम से। ओके 20 सेकंड। मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन में अपने मुंह से बोलते हैं कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। सोनिया गांधी वहां अवेलेबल थी, उनकी उपस्थिति में मंच पे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं जी, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है और इन्होंने कहा कि जो मैं यहां हूं तो मैडम की वजह से हूं। आनंद रंगनाथन, इंडिया ब्लॉक एकजुट रहेगा, यह भी बड़ा सवाल है। मोदी को घेरने से पहले विपक्ष को तो एकजुट होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं मुद्दों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप प्लीज अमीश ये बात समझिए कि अगर ये देश डेवलप हो सकता है तो वो सिर्फ हमारी कॉमन सिटीजन्स की बदौलत हो सकता है। हम ही ऑपोजिशन बनना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ऑपोजिशन का रोल अदा कर ही नहीं रही हैं। उनमें वो सारी कमी, क्योंकि वो भी उतनी ही करप्ट, कॉकरोच के भरोसे, वो भी उतनी ही करप्ट है जितने की बीजेपी और मोदी करप्ट है। ये एक सच बात है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी जी ने एक भी अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बिल्कुल ठीक कहा। ये कोई भी कॉन्शियस इंडियन होगा उसके दिमाग में ये सवाल हमेशा आएगा कि भाई मणिपुर में जब से प्रॉब्लम हुई, मोदी जी पूरे देश पे हर जगह घूमे, पूरे दुनिया में हर जगह घूमे, 2 साल तक मणिपुर क्यों नहीं गए? ये किसी ने उनसे पूछा क्यों नहीं पूछा? और अब बीच में डिस्टर्ब मत करिए, यू डोंट रिप्रेजेंट द कॉमन पीपल। आप ये डबल स्टैंडर्ड्स लेके, और मैं आपको बिल्कुल सुनिए एक मिनट, जस्ट अ प्रोफेसर में इतनी ताकत होती है कि आपका वो हिला दे, समझ रहे हैं? जो आप जनता सबको सिंहासन, अरे प्लीज जनता को अपनी रोटियां सेकिए, मेरा निवेदन है रोटियां सेकिए। फेमस सतीश जी, आपने तो एक चर्चा में कह दिया था ये गोटियां सेकते हैं, अब ये सब रोटियां सेकना होता है, गोटियां नहीं। ओके, और क्या रोटियां ही सेक रहे हैं? रोटियां ही सेक रहे हैं। रोटियां ना, हाँ, गोटियां तो नहीं ना। नहीं रोटियां। ओके, और आपके हिसाब से दोनों हो सकता है सेक रहे हो? बोटियां सेक रहे हैं। देखिए, तमिलियन हूं, माफ कीजिएगा, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। सिंहासन, जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा था? सिंहासन हिला, तैयार हो जाओ। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता आती है। सिंहासन हिलाने की बात कर रहा था। जो कांग्रेस ने पत्रकार बिठाए हुए हैं ना, जो कि हमेशा हर सवाल पूछते हैं मोदी से, बीजेपी सरकार से, लेकिन उनका दोगलापन सामने कब आता मैं बताता हूं। इनकी हिम्मत नहीं होगी कहने की कि राहुल गांधी करप्ट है। बोल दो अगर हिम्मत है तो, बोलो, मैं एग्जांपल देता हूं। मुझे आप बोल रहे हो? बोलो, मुझे बोलो, हाँ कि ना राहुल गांधी करप्ट है? करिए ना, बता। राहुल गांधी करप्ट है कि नहीं? अरे हाँ है ना का जवाब है यार। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कापो मत, सिर्फ सिंहासन हिला रहा हूं, सिर्फ सिंहासन हिलाऊंगा, कापो मत। सुनिए ना भाई, अब मैं एग्जांपल, आप बोल लिया, बहुत बोल बीमारी है, बहुत बोल लिया। अब बोलने का बीमारी है, करने से थोड़ी होगा। देखिए, अरे कल भी उसने चुनौती दी है, यही मौका, उसने कल भी चुनौती दी है। गिरफ्तार करो उसको। आप सुनिए, हम कौन जानते हैं कि करप्ट है या नहीं है? आप सुनिए, गिरफ्तार है। मैं बोलता हूँ, हम कौन जानते हैं? देख रहे हो, राहुल गांधी की बात आई तो हमें मोदी करप्ट है भाई। एक सेकंड, आपको समझ में नहीं आता? मैंने क्यों नहीं कह रहे हो? क्यों नहीं कह रहे हो? क्यों कहेंगे? क्योंकि पता नहीं करप्शन क्या होता है। पत्रकार हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। पत्रकार को पता नहीं होता करप्शन क्या है? कैसे कैसे पत्रकार बन गए भाई? लालू जी भी, अरे सतीश जी, लालू जी करप्ट है कि नहीं है? हाँ बोलिए। देखिए, लालू, एक सेकंड, लालू यादव करप्ट है कि नहीं है? नहीं, ये कन्विक्टेड करप्ट है। डरने वाले में नहीं, लालू जी करप्ट है कि नहीं है? हम डरने वाले नहीं है। सुन लीजिए, लालू जी करप्ट है कि नहीं? लालू ही करप्ट नहीं है, लालू करप्ट है, सजा याफ्ता है। वो कोर्ट ने उनको सजा दी है, लेकिन अगर सेलेक्टिव टारगेटिंग होगी तो बहुत सारे ईमानदार, सुनिए, हो सकता है छूट जाए, करप्ट बहुत ज्यादा छूट। सुनिए मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी बेल पे बाहर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये कौन सा ये बता रहे हैं? अजय भाई, आपने बोला, हाँ बोले, हाँ गलत नहीं आपकी बात, अब नहीं आप बोल सकते गलत हो आपके साथ, आपको भरपूर मौका मिला है। विक्टिम कार्ड खेल लूं? हाँ, विक्टिम कार्ड तो सब खेलते हैं आजकल भाई।
तो एक ही कार्ड तो चल रहा है, विक्टिम कार्ड। नहीं, आपके पास 5-6 क्रेडिट कार्ड है। ओके, हाँ देखिए, डेबिट कार्ड होने चाहिए, क्रेडिट कार्ड से क्या होता है? इसीलिए कह रहा हूं, बात सुनिए ध्यान से। जो जनता है ना, वो रियल ऑपोजिशन है, क्योंकि जनता में ये दम है कि कह दे कि मोदी में भी कमियां हैं। आंसर करो हमें। जनता में ये दम है कि कह दे राहुल में भी कमियां हैं। जो एजेंडा लेके चलते हैं वो कभी नहीं कह सकते जो मैं कहने जा रहा हूं कि मोदी भी करप्ट है और राहुल भी करप्ट है। एग्जाम्पल भी दूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा। हाई कोर्ट ने बीजेपी को कन्विक्ट किया कि आपने एफसीआरए वायलेशन को, रूल्स को वायलेट करते हुए माइनिंग कंपनी से पैसा लिया। कन्विक्शन। रातों रात बीजेपी ने पार्लियामेंट में जाके एफसीआरए अमेंडमेंट कर दिया 1976 तक, ताकि हाई कोर्ट की जजमेंट का कोई फायदा ना हो। और सपोर्ट किसने किया? राहुल गांधी ने। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को भी कन्विक्ट किया था। तो ये दो चोर मिल जाते हैं तो काम हमारा है। कहूंगा देखिए, एफसीआरए का मैटर एक टेक्निकल था। क्या था? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो बाद में एफसीएमए हो गया था। जस्ट एक टेक्निकल इशू था, उस टेक्निकल इशू को रिजॉल्व करने की बात कही गई, इसलिए उस पे सारे के लोग एक थे। अब आप उसको एक करप्शन के रूप में हाई कोर्ट ने कन्विक्शन किया था। नहीं, हाई कोर्ट ने अनेक बातों में किया। नहीं तो क्या हुआ उस कन्विक्शन का? एक मिनट, मैं एक बात अमेंडमेंट कर दिया। अब सुनिए, हाई कोर्ट ने जमींदारी उन्मूलन को भी कर दिया। नहीं, एक सेकंड। हाई कोर्ट ने तो लैंड सीलिंग को भी कैंसिल कर दिया था। हाई कोर्ट, वो अलग बात है। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, सुनिए, सीधी सी बात बताता हूं। हाई कोर्ट ने एफसीआरए एक्ट पढ़ा, भाई देखिए, उसमें एक रूल था, आपने वो रूल वायलेट किया। हाई कोर्ट ने कहा ये रूल वायलेट किया, जी नहीं, फिर आपने रूल बदल दिया। जी नहीं, क्यों बदला? बात बता रहे हैं। क्यों बदला? वो बैक डेट में लागू करने से देश की अर्थव्यवस्था पे, जैसे एसआर का मैटर था, जब प्रणब मुखर्जी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, बैक डेट से उसको ठीक किया गया। उसका कारण है कि बहुत सारी चीजें टेक्निकल थे, कोई और बोलता हो गया तो कारण निकला। नहीं, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे कह रहा हूं, कन्विक्शन था। बोलिए, आपको प्रोफेसर हो के ऐसे बोलना शोभा नहीं देता। कहां कन्विक्शन, कहां करप्शन था? करप्शन वर्ड हो तो बोलिए, उसमें बोलिए करप्शन वर्ड हो तो। That was just a technical anomaly। इसलिए आप उस पे दोनों तरफ आप उसको पॉलिटिकली करेक्ट मैं बोलूं, जवाब दूं। अब छोड़िए, अब मैं जवाब दूं। करप्शन वर्ड कोर्ट ने कहीं नहीं बोला। करप्शन वर्ड बोला था। नहीं, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बोला कि दोनों कन्विक्ट हुए करप्शन के अंदर, और राहुल जी और मोदी जी मिल गए। उन्होंने कहा एक सेकंड, क्या नहीं, क्या कहे? आप कुछ वैसा ही है। सुनिए, हवा का रूप देख करके कैसे इन्होंने रंग बदला है। नाम है रंगराजन, क्या रंगनाथन? नाम भी ढंग से नहीं पता। रंगराजन समझ रहे थे। घर पे इतनी डांट पड़ती है कि नाम भी भूल गए। अब जो है ये भाजपा के साथ आए थे और अब भाजपा से बदल गए। यही हाल होगा। जो एजेंडा लेके चलते हैं उनको लगता है कि मैं तो एजेंडा कर रहा हूं, तो वो आदमी बिना एजेंडा के कैसे हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जनता जनार्दन का, मेरे युवा मित्रों का। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन मोदी ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष लगातार मजाक उड़ा रहा है, गालियां दे रहा है, लेकिन मोदी नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। नमस्कार।